Hello, my brother and sister of the nations. I once again welcome you all my YouTube channel. Today we are going to discuss about decline of Portuguese in India. This is the lecture number 3. जो लेक्चर नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग का डिस्कस हुआ था द इम्पोर्टेंस गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया. तो कौन कौन इम्पोर्टेंस गवर्नर हुआ करता था और उनका क्या क्या रोल हुआ करता था, उनको हम लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिक्लाइन पीरियड ऑफ पोर्चुगीज. जो पोर्चुगीज का डिक्लाइन किस प्रकार से होता है और उनका रीजन क्या है, तो हम लोग आज समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यूरोप पोर्चुगीज का डिक्लाइन होता है. तो हम लोग उससे पहले आपको जानकारी होगा कि यूरोपियंस पोर्चुगीज जो 1498 में वास्को दा गामा आ जाता है. उसके बाद जितने भी जो इम्पोर्टेंस गवर्नर हैं, कल का लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कवर किया है. और कहा जाते हैं कि जब 16 एंड 17 सेंचुरी तक, जो 14 सेंचुरी से लेकर 14 सेंचुरी एंड 15 मिडल ऑफ सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक 100 ईयर्स तक द पोर्चुगीज able to monopoly trade in India. 100 years तक पोर्चुगीज को without any interventions of the Europeans, without any interventions of the European, the Portuguese is prosperous to trade in India. तो वो जब ट्रेड कर रहा था, उनका पोर्चुगीज का जो बेस, उसका जो जगह प्लेस कहाँ कहाँ पे बना है, हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं. जैसे कि आपका वेस्टर्न कोस्ट में पोर्चुगीज ने किन किन एरिया को कैप्चर किया है और किन किन जगह को वो पोर्चुगीज अपना बेस में रखा है. तो सबसे पहले हम लोग देखता है कि जब पोर्चुगीज आता है तो 1498 में यहाँ आप कैलिकट में आ जाता है. तो कैलिकट को कैप्चर किया है. तो कैलिकट में अपना जो फैक्ट्री बनाता था, फोर्ट बनाता था, जो फर्स्ट जो यूरोपियंस का जो छोटा सा जगह हुआ करता था. तो मैं आप लोग ना ये मैप को भी ध्यान दे के जाइएगा, क्योंकि मैप भी बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ का यूरोप का जो बेस होता है, इस प्रकार का बहुत सारा मैपिंग भी इम्पोर्टेंस है. तो आप लोग मैपिंग को भी ध्यान दीजिएगा. मैं आपको मैपिंग को भी कराते रहेगा, कहाँ कहाँ ज़रूरी होगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस होगा तो मैं मैपिंग को भी कराते रहेगा. ठीक है. तो क्या हुआ, तो पोर्चुगीज जो फर्स्ट एंट्री होता है कैलिकट में, तो कैलिकट का बाद में उसका बाद जो आ जाता है आपका पोर्चुगीज का जो अल्मीदा जो गवर्नर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जगह कोची को भी वो लोग कैप्चर किया जाता है. कोची को कैप्चर किया. उसका बाद ऊपर में जो कन्नौर का रीजन है उनको भी कैप्चर किया. उसका बाद ये जो आप देख रहा है मैंगलोर का जो रीजन है, इसमें एक अंजिडिवा बोल के एक जगह होता है, अंजिडिवा. अंजिडिवा को भी कहीं ना कहीं फ्रांसिस्को अल्मीदा का द्वारा कैप्चर किया जाता है. उसका बाद गोवा को आपका अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर्क का द्वारा कैप्चर होता है. उसका बाद ये आपको कहीं ना कहीं चोल को भी कैप्चर किया जाता है और ये दमन को भी कैप्चर किया जाता है. और आपका दीव, दमन और ये दादरा एंड नगर हवेली को भी कहीं ना कहीं पोर्चुगीज कैप्चर करता है. और ये मुंबई और बासिन को भी कैप्चर किया जाता है. कैप्चर मतलब उनको ये आपका गुजरात का जो किंग हुआ करता था वो उसको दे दिया जाता है. तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया को पोर्चुगीज अपना बेस बना के रखा था. अपना जितने भी जो ट्रेड किया करता था, ये जगह में काफ़ी कोस्टल रीजन को पूरा वो लोग क्या इंक्रोच कर देता है. कोस्टल रीजन को क्या कर देता है, वो लोग पूरा कवर कर लेता है. उसके बाद आपका वो लोग धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इस कोस्ट में चला जाता है. इस कोस्ट में आपका यहाँ जगह देखिएगा, नागापट्टनम. उसके बाद यहाँ बालासोर. उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं हुगली है. तो इन चीज़ को भी वो लोग वेस्ट कोस्ट में भी, ईस्ट कोस्ट में भी उनका जो दबदबा चलता था. तो ऐसे हो के बहुत काफ़ी उनका जो ट्रेड है काफ़ी हिट चलता था. तो क्या हुआ, तो उनका कहा जाता है कि 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से पोर्चुगीज का डिक्लेन धीरे धीरे शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको जानकारी होगा आपका जो 1605 में, 1605 टू 1627 दिल्ली में मुगल एम्पायर में कौन रूल किया करता था उसी समय में? जहांगीर का रूल चला करता था. जब जहांगीर रूल कर रहा था ओवर ऑफ इंडिया एंड उनका समय में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर द टू यूरोपियन हैज एंटर. यूरोपियंस एंट्री, दो यूरोपियन का एंट्री हुआ करता था. एक आपका कौन है? ब्रिटिश और एक डच. तो जब जहांगीर का द्वारा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जहांगीर द टू यूरोपियन हैज एंट्री. फर्स्ट इज डच, उसका बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 1608 में आप लोगों को जानकारी होगा कि ब्रिटिश जो एंट्री होता है. जब ब्रिटिश जो एंट्री होता है इंडिया में, तो क्या हो गया, तो उनका जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. द व्हेन एंट्री
द ईस्ट इंडिया कंपनी द कन्फ्लिक्ट विथ द पोर्चुगी, जो पोर्चुगी का साथ में फाइट हो जाता है, उन फाइट को हम लोग कहा जाता है ट्रिंगुलर फाइट चलता है इसमें। ट्रिंगुलर फाइट का मतलब है यहाँ पे आपका यहाँ पे मुगल बिता हुआ है, और यहाँ अभी क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश आ गया, उसका बाद यहाँ में पोर्चुगी है, उसका बाद कहीं ना कहीं यहाँ डच भी है। तो इस प्रकार से इन लोगों का फाइट चलता है ट्रेड को लेके। तो उसका कहीं ना कहीं वहाँ से ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश एंड पोर्चुगी आर स्टार्टेड फाइट। तो दोनों के बीच में फाइट होता है, और उसी फाइट में कहीं ना कहीं आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ब्रिटिश जो है कि पोर्चुगी को कहीं ना कहीं डिफीट कर पाता है। तो कहा जाता है कि आपका 1612, बाय 1612 द लॉस अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश और पोर्चुगी के बीच में एक फाइट चलता है, उसी फाइट को हम लोग स्वाली का फाइट कहते हैं। स्वाली भाई दावे, ये स्वाली जो है कि ये एक आपका ये गुजरात में, दिस इज़ द प्लेस ऑफ गुजरात, जो गुजरात का आसपास में एक जगह हुआ करता था, उसी जगह का नाम है स्वाली हॉल। तो 1612 में तो पहला उनका डिक्लेन पीरियड जो चलता है ब्रिटिश का साथ में, 1612 में स्वाली का लड़ाई होता है। वो स्वाली का लड़ाई में कहीं ना कहीं ये आपका जो ब्रिटिश आर एबल टू डिफीट टू पोर्चुगी, उसका कारण से पोर्चुगी जो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसका बाद में कहा जाता है कि जो पोर्चुगी जो आपका जो कहीं ना कहीं बाशिन एरिया को ले लिया है, कहीं ना कहीं गुहा जो आपका गुजरात का आसपास का रीजन को कहीं ना कहीं कैप्चर कर पाया है। तो उसका बाद कहा जाता है कि आपका जो 1600 1630 से लेके 1632 तक आपका जो मुगल एम्पायर में शाहजहाँ क्या पावर के ऊपर आ जाता है। शाहजहाँ पावर के ऊपर कब आता है, 1627 से लेकर 1658 तक कहीं ना कहीं शाहजहाँ पावर के ऊपर आ जाता है। जब शाहजहाँ पावर का ऊपर आता है तो क्या होता है, जो आपका पोर्चुगी का साथ में रिलेशन ठीक ठाक नहीं हुआ करता था। जब जहांगीर का साथ में पोर्चुगी का रिलेशन ठीक ठाक चलता था। जब आफ्टर द शाहजहाँ कैम टू पावर, तो शाहजहाँ पता नहीं उनको कहीं ना कहीं पोर्चुगी को लाइक नहीं करता, तो द शाहजहाँ नॉट लाइक विद पोर्चुगीज। उसी के कारण से शाहजहाँ ने क्या करता है, शाहजहाँ ने कहीं ना कहीं बंगाल का रीजन को भी कैप्चर किया है। बंगाल का रीजन को कैप्चर करने के लिए उनका जो बेटा को ऐसे गवर्नर का तौर पर भेजता है, हुगली, उसका बेटा का नाम है सुल्तान सुरजा। तो ये आपको मैं एक बता दूंगा, एक फैक्ट, ये कहीं ना कहीं इंडिया का मैप है ना, हाँ इंडिया का मैप मैं आपको बना के देता हूँ। ठीक, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ में आपका ये शाहजहाँ बैठा हुआ है। जब शाहजहाँ बैठा हुआ है तो शाहजहाँ का मैंने आपको बोल दिया रिलेशन जो पोर्चुगी का साथ ठीक ठाक रहा था, नहीं होता था। तो उसी का कारण से जब पोर्चुगी का बेस कहाँ बना है, यहाँ आपका बालासोर में एक बेस बना है। उसका बाद कहीं ना कहीं ये हुगली का रीजन है, हुगली में एक उसका जो बेस होता है, उनका जो जगह होता है। तो ये शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने अपना बेटा को सुल्तान सुरजा को बेचता है बंगाल रीजन में, ऐसे गवर्नर उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बेचता है, जगह को कैप्चर करने के लिए, जगह को लेने के लिए बेचता है। तो उन्हीं का कारण से ये सुल्तान सुरजा कैन एबल टू डिफीट टू पोर्चुगी, पोर्चुगी का जो बालासोर रीजन है और हुगली है उनको ले लेता है। उसके बाद और एक बेटा को बेचता है शाहजहाँ ने साउथ में, औरंगजेब को साउथ का रीजन में बेचता है। तो औरंगजेब भी कहीं ना कहीं ये साउथ रीजन को पूरा कैप्चर कर पाते हैं। तो औरंगजेब का और ये मुगल एम्पायर का जो चीज़ जो 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 उनका जो रूल्स को मैं आने आने वाला लेक्चर में आप लोगों को बताएगा कि इन लोगों का क्या क्या पावर हुआ करता था और उन लोगों का क्या क्या रूल्स हुआ करता था। मैं आपको आने वाला लेक्चर में थोड़ा बहुत मुगल एम्पायर को भी समझाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 1630 और 1632 ऑनवर्ड में उसी बीच में आपका उसका जो जो बंगाल का रीजन भी चला गया, द बंगाल रीजन ऑल्सो लॉस, और आपका पोर्चुगी का लॉस हो जाता है। उसका बाद ये कहा जाता है कि जब ये आपका 1741 में, जब ये जो उसी बीच में मराठा जो वेरी पावरफुल का रूप में वो एक डायनेस्टी उभर के आया है। तो ये मराठा इज ऑल्सो कैप्चर द दिस बेसन रीजन एंड सेलसेट, जो आपका आपका जो मुंबई और महाराष्ट्र का रीजन को ये कैप्चर कर पाता है। द हैंड्स ऑफ पेशवा, जो पेशवा एक मराठा का जो रूलर्स है, वो उनको कहीं ना कहीं जगह को ले लेता है। उसका बाद क्या हुआ है, आपका एक ये कहानी नहीं, एक फेक है जो पोर्चुगी का द्वारा किया गया है। मुंबई को भी कहीं ना कहीं, मुंबई और यहाँ में, तो मुंबई को भी ये जो एक कहा जाता है कि जब एक पोर्चुगी का जो एक पोर्चुगी एंड
ब्रिटिश का एक मैट्रिमोनियल रिलेशंस होता है। मैट्रिमोनियल रिलेशंस में इट इज सेड दैट ब्रिटिश का जो किंग एक हुआ करता था रॉयल फैमिली का, जो किंग चार्लिस, जो ब्रिटिश का जो किंग का जो बेटा हुआ करता था, किंग चार्लिस, एंड ऑल्सो कैथरीन इस पोर्चुगी रॉयल फैमिली का, दोनों का बीच में एक मैट्रिमोनियल रिलेशन शादी होता है। ये चार्ली एंड कैथरीन का शादी होता है। जब दोनों का शादी होता है तो क्या होता है, तो ये जो पोर्चुगी ने मुंबई को ऐसे दावरी गिफ्ट में आपको मुंबई को ये ब्रिटिश को दे दिया। उसी के कारण से मुंबई ऑल्सो लॉस द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। उसी के कारण से ब्रिटिश जो आपको धीरे धीरे करके जगह कैप्चर करता है। तो ये जो एक ये जो दावरी है, ये दावरी सिस्टम है, ये जो शादी तो आपका पोर्चुगी और ब्रिटिश में हुआ करता था, लेकिन वो दावरी में इंडिया को गिव कर रहा है। तो इस प्रकार से इंडिया को उसी समय में जो बाहर का लोग बहुत क्या बोलते हैं, रूल किया कर रहा था। तो ऐसे होने के कारण से कहीं ना कहीं पोर्चुगी का जो डिक्लेन का पीरियड चलता है, ठीक है। उसका बाद जो पोर्चुगी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और जब कमज़ोर हो जाता है तो बहुत सारा को आपको ये मालाबार रीजन को भी कहीं ना कहीं दाज का द्वारा ले लिया है, और बहुत सारा को मैंने आपको बताया, आगे मार्क किया है। वो सब जगह को धीरे धीरे करके ब्रिटिश ले लेता है, मुगल एम्पायर ले लेता है। उसका बाद ऐसे ऐसे करके उनका बहुत सारा जगह हैवी लॉस हो जाता है। उसका बाद वो जगह बचता है आपका ये जो ये जो रीजन है, ये जो गुजरात का रीजन है, यहाँ पे आपका दीव है। उसका बाद यहाँ में आपका गोवा है। तो गोवा, दीव, दामन, ये लोग खाली उनका आपका जो पोर्चुगी का हाथ में होता है। बाकी जितना भी है ऑलरेडी जो ब्रिटिश का द्वारा, मुगल एम्पायर का द्वारा उनको कैप्चर किया जाता है। तो उसका बाद में फाइनली कहा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 से लेकर 1962 तक, तो ऑपरेशन विजय लॉन्च बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया लीड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कह देता है कि पोर्चुगी आपने इंडिया में बहुत साल बैठ चुका है, अभी इंडिपेंडेंट भी हो गया, आपका जाने का वक्त हो गया, यू में गो, आप जाइएगा। तो उस प्रकार से ऑपरेशन विजय में फाइनली आपको पोर्चुगी को इंडिया से बाहर किया जाता है। तो कहा जाता है उसी समय में जो एक लास्ट गवर्नर हुआ करता था, 1961 से 62 का बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक उसी में भी गवर्नर हुआ करता था गोवा में। तो वो गवर्नर, एक गवर्नर, लास्ट गवर्नर हुआ करता था म्यूनिल एंटोनियो सिल्वा, म्यूनिल एंटोनियो सिल्वा। तो इस प्रकार से वो सरेंडर करता है तो ऑपरेशन ऑफ विजय में। उसका बाद ब्रिटिश का दबदबा एंड आपका पोर्चुगी का दबदबा एंड पोर्चुगी का इंडिया में रहने का जो लास्ट फाइनल वो निकल जाता है इंडिया से। उसी का कारण से क्या है कि अभी तक जो पोर्चुगी का जो बेस, पोर्चुगी का जो कल्चर से अभी तक क्या है, अभी तक जो आपका गोवा में, दामन एंड दीव में अभी तक पोर्चुगी का कल्चर चलता है। तो इस प्रकार से जो इंडिया का और पोर्चुगी का बहुत सारा कल्चर मिक्सअप हो जाता है। तो उसी का कारण से आपको जानकारी होगा कि गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो फाइनली उनको जो 1987 को एज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया है बिकॉज ऑफ द पोर्चुगी का कारण से। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका थोड़ा बहुत हम लोग इम्पैक्ट को देखने के लिए कोशिश करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है पोर्चुगी का। तो पोर्चुगी का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर उनका क्या क्या इम्पैक्ट है, पहले तो मिलिट्री इम्पैक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलिट्री इम्पैक्ट में आपका जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जो अल्बुक्यूर ने, अल्फोंसो दे अल्बुक्यूर ने वो पॉलिसी को एडॉप्ट किया है, उसी समय में क्या हुआ, ये लोग एक सिस्टम लेके आता है, गन बोट डिप्लोमेसी मल्टी एंड द शिप एंड दे यूज़ द कैनन ऑन शिप। कहने का मतलब है ये जो शिप नाव है, ये नाव में जब जो ब्लू वाटर पॉलिसी के कारण से क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आ, तो क्या हुआ, ब्लू वाटर पॉलिसी का कारण से आपको जो एग्जैक्ट पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट ऑफ इंडिया, जो बाहर से जो यूरोपियन को नहीं आने देने के लिए यहाँ से लेके पूरा इंडियन ओशन को यहाँ से लेके कैप्चर किया जाता है। तो उस बीच में वो लोग ये एंट्री नहीं करने के लिए यहाँ पे गाद करता था, नाव लेके ये जगह में करा करता था। तो नाव में ये लोग पहले द फर्स्ट इम्प्लीमेंट तो तोप, गोला गोला बारूद को, ये तोप को नाव का ऊपर रखता है। अगर कोई भी विदाउट एनी परमिशंस कोई भी बाहर से जो इंडिया के ऊपर एंट्री करता है, दे आर बम्बार्स कर देता है, वो लोग फायरिंग कर देता है, वो लोग दे धनाधन फायर कर जाता है। तो उसी का द्वारा से पोर्चुगी जो 100 ईयर्स तक वो पावरफुल का ऊपर में बहुत पावरफुल ऊपर रूल किया करता था इंडिया का ऊपर। तो उसी का कारण से जो पोर्चुगी कहीं ना कहीं उनका जो इम्पैक्ट है जो मिलिट्री में, जो आइडियाज़, ये आइडियाज़ को क्रिएशन करके लेके रख दिया। जो नाव में जो भी सामान वामान लेके जाता है और जितना भी जो हथियार वटियार जो भी जितना लेके जाता है और वहाँ फिटिंग करते हैं, इनका जो आइडियाज़ है, ठीक है। उसका तो पॉलिटिकल आइडियाज़ में क्या क्या हुआ करता था, तो वो लोग ने आपका पॉलिटिकल में एक पहले कभी जितने भी इंडिया में जो बाहर से लोग ट्रेड किया करता था, चाहे आपका
एंशियन हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में। लेकिन उसी समय में भी कोई भी आपको ये वाइसरॉय और गवर्नर, ये लोग का जो पोस्ट कभी वो लोग सुना भी नहीं है और कभी वो लोग सेंड किया भी नहीं जाता था। तो ये पोर्चुगी का द्वारा ये द नेम ऑफ वाइसरॉय एंड द नेम ऑफ गवर्नर, ये जो सिस्टम जो क्रिएशन करके इंडिया में रख दिया है और अभी तक चलता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर अभी भी हम लोग इंडिया में एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो उसी के कारण ये पोर्चुगी का जो बेस है, तो ये जो आपका कहा जाए, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट। और भी बहुत सारा इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट भी होता है उनका। इकोनॉमिक में क्या क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है कि वो जितने भी जो ट्रेड सिस्टम है, जो कमर्शियल ट्रेड है, जो कमर्शियल ट्रेड को उन्होंने काफ़ी आगे लेके आया है। जैसे कि आपका प्रिंटिंग प्रेस को लेके आया है, तो अभी तो प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत पॉपुलैरिटी है इंडिया में अभी तक, उसका कारण से हर चीज़ हो पाता है डिजिटली। और बाय कोई भी प्रोग्राम में आपका जो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस रूल होता है। उसका बाद जो बाइबल को ट्रांसलेशन कराया, जो अपना जो भाषा को अपना भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट के कराया, तो ये भी कहीं ना कहीं पोर्चुगी का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर। उसका बाद कहीं ना कहीं ये जो केस क्रॉप एंड फूड क्रॉप को काफ़ी उनको पेट्रोनाइज किया है। कहा जाता है कि उनको काफ़ी यहाँ पे इंडिया में वो लगाया जाता है। जैसे तंबाकू, टमाटो, कॉर्न, पोटैटो, चिली, कैस्पिकॉर्न, पाइनएप्पल, गरम मसाला और भी जितना भी जो और भी बहुत चीज़ है जैसे कोकोनट, तो ये चीज़ जो गोवा से लेके आता है। और गोवा से लेके आने का बाद इंडिया में ये चीज़ का प्लांटेशंस या उनका इरिगेशंस और उसका उसको किया जाता था, ठीक। तो आपको ये जो तंबाकू का बात कर रहा है, तो मैं उसका एक फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, जब पोर्चुगीज जो तंबाकू को लेके आता है, तो लोग बहुत उसको कहते हैं कि कोई भी जो खराब चीज़ है उनको लोग जल्दी पसंद करता है। तो उसी के कारण से ये तंबाकू जब लेके आता है, तंबाकू में आपका क्या गंजा 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 जब वो लोग लेके आके बहुत लार्ज लार्ज स्केल पर बहुत डेंजर से और बहुत हीट से उनको लोग पिया करता था। ऐसे कहा जाता है, पिया करता था। तो एक समय में क्या हुआ, जब ये जो दिल्ली में आपका जो जहांगीर जब रूल कर रहा था, तो जहांगीर ने एक जो राजा लोग है, कभी कभी जो मार्केट का ऊपर विजिट करता है, जो जब मार्केट में विजिट कर रहा था तो हाथी का ऊपर घोड़ा के ऊपर बैठ के वो लोग विजिट करता है कभी कभी। जब जहांगीर ने विजिट किया अपना, जहाँ से रूल कर रहा था वहाँ से विजिट किया, तो देखा है तो दिल्ली और आगरा रीजन में लोग पी के काफ़ी एकदम पी के जो कहा जाता है कि जो पीने वाला जो गंजा पीने वाला लोग क्या होता है कि काफ़ी चिल मूड में होता है, काफ़ी इंजॉय करके काफ़ी डेंस वेंस सॉन्ग वोंग गा के बैठा होता है दिन दारा। तो जहांगीर ने पूछा है कि भाई ये पब्लिक लोग क्या कर रहा है और वो लोग क्या ऐसे क्यों ऐसे कर रहा है, उस प्रकार से क्वेश्चंस बोलता है। तो वो लोग जो बोलता है कि ये लोग जो गंजा पी के बैठा होता है, जो गंजा के कारण से वो ऐसा हो रहा है बोल के, उसी के कारण से वो गंजा को और तंबाकू को जहांगीर का द्वारा कहीं ना कहीं उनको बैन भी किया जाता था, ठीक है। और ये जो ये सोशल कल्चर सोशल कल्चर में क्या क्या इम्पेक्ट होता है, जो मैंने कल बता दिया आपको। साथी को भी कहीं ना कहीं जो जिस रीजन में जो रूल कर रहा था जो पोर्चुगी, जो सती सिस्टम को उन्होंने एबोलिश किया। सती सिस्टम का मतलब है कि कोई हस्बैंड मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, जब उसका बीवी बसता है तो बीवी को भी साथ में बिता के जलाया जाता है, उसको सती सिस्टम कहा जाता है। वो सती सिस्टम को भी कहीं ना कहीं उन्होंने एबोलिश किया, कराया, और इंडो पोर्चुगी कल्चर को कहीं ना कहीं एडप्ट किया, और क्रिश्चियनिटी को काफ़ी उन्होंने लेके आगे बढ़ाया, पेट्रोनाइज किया, कराया। उसका बाद कहा जाता है कि आर्बेरियन जो आर्किटेक्चर्स हैं, तो उनको भी लेके आया। ये आर्बेरियन आर्किटेक्चर है, आइबेरियन आर्किटेक्चर आप देख सकता है जुगुआ का चार से। तो वो जो पोर्चुगी का आर्किटेक्चर है वो एक अलग प्रकार का आर्किटेक्चर हुआ। तो इस प्रकार से आपका जो पोर्चुगी का जो इम्पैक्ट जो होता है, और फाइनली पोर्चुगी जो इंडिया से बाहर हो जाता है, उसका बाद में आपका जो राज चलता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश लोग काफ़ी एडवांटेज होके चला जाता है। तो कल हम लोग उनको पढ़ेगा, कल का जो लेक्चर में, आने वाला लेक्चर्स में, जो राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवांटेज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश, तो उनको कल हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेगा। और कल हम लोग जो उसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करेगा, ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और कल हो सकेगा तो हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एंट्री करा देगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज हम लोग फाइनली कंक्लूड हुआ है, जो पोर्चुगी का जो जितने भी जो रूल्स हैं उनको कंक्लूड हुआ है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेगा जो ये आपको बता दिया, द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल्स एंड एडवांटेज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉलो मी एंड माय चैनल। और आप लोग फॉलो कीजिएगा, और मेरा लेक्चर को फॉलो जब करेगा तो आपको काफ़ी एक हिस्ट्री को समझने के लिए और हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी इजी होगा। और अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके या आप मुझे मैसेज करके आप डाउट को क्लियर भी कर सकता है। आई विल ऑलवेज फॉर यू
एंड विल बी डाउट को भी मैं क्लियर करेगा, ठीक है।